हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी 11th क्लास की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है। एक चैप्टर न्यूटन की गति के नियम को कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम दूसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। ये दूसरा चैप्टर है कार्य ऊर्जा शक्ति, जिसका दूसरा पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? नियत बल व परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य। कल हमने कार्य के बारे में देखा था, कार्य के प्रकार देखे थे, जिनको एकदम बेसिक से पढ़ना है पहले वीडियो को जाके, कार्य ऊर्जा शक्ति के पहले वीडियो को जाके देखिए, वहां कार्य और कार्य के प्रकार को एकदम अच्छे से समझाया गया है। आज हम बात करेंगे नियत बल द्वारा व परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य। कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो दैनिक जीवन में आप कार्य करते हो और जो भौतिकी में कार्य करते हो, दोनों कार्यों में बहुत बड़ा फर्क होता है। कूली वाला आपने एग्जाम्पल लिया था और समझा था कि इस तरीके से कूली को उसके बिना काम किए भी, फिजिक्स के हिसाब से हम कोई भी काम नहीं करते, फिर भी उसके लिए हमें उसको क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए दैनिक जीवन का जो कार्य है वो फिजिक्स के कार्य से अलग है। आइए आज बात करते हैं नियत बल व परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य। सबसे पहले बात समझते हैं नियत बल द्वारा किया गया कार्य। सबसे पहली बात समझेंगे नियत बल द्वारा किया गया कार्य। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नियत बल द्वारा किया गया कार्य। नियत बल द्वारा किया गया कार्य। नियत बल क्या होता है? नियत बल को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट फोर्स। ये क्या होता है? ऐसा बल जिसका परिमाण लगातार क्या रहता है? ऐसा बल जिसका परिमाण लगातार क्या रहता है? नियत रहता है, जिसका परिमाण बदलता नहीं है। जैसे कल हमने क्वेश्चन किए थे, वो सारे अगर ध्यान से देखो तो नियत बल पे ही आधारित थे। तो ऐसा बल जिसके परिमाण कभी नहीं बदलते पूरे कार्य के दौरान, ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं नियत बल द्वारा किया गया कार्य। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कल हमने क्वेश्चन देखा, सपोज कर लेता हूं, मैं एक दो एग्जांपल लेके दिखाता हूं तुम्हें। मान लो कि यहां पर एक m द्रव्यमान या 1 kg द्रव्यमान की वस्तु है। 1 kg द्रव्यमान की है, 2 kg द्रव्यमान की, कितनी भी हो, कितने की वस्तु हो सकती है? m द्रव्यमान की वस्तु है। आपने इस पर 10 न्यूटन का बल लगाया। कितने न्यूटन का बल लगाया? 10 न्यूटन का बल लगाया। और ये 10 न्यूटन का बल लगातार लगाए जा रहे हो। क्या ये 10 क्या है? नियत है। अगर ध्यान से देखो तो ये 10 क्या है? सर नियत है। बिल्कुल सर, नियत है। और आप इसको उठा के धक्का देके यहां ले आए, बल कितना लगा रहे हो आप? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन है और विस्थापन आपका मान लेता हूं 2 मीटर का हुआ। अब जरा देखिए, बल इधर की दिशा में और विस्थापन इधर की दिशा में। और बल क्या है? ध्यान से देखो तो नियत है। और जब बल नियत है तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगाइए, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ एफ क्या है? बल का परिमाण। बल का परिमाण कितना है? ध्यान से देखोगे तो बल का परिमाण कितना है? 10 है। विस्थापन कितना है सर? विस्थापन 2 मीटर है। और कॉस थीटा क्या होता है? ध्यान से बताओ मुझे। कॉस थीटा सर, आप देखो, बल इधर विस्थापन इधर, दोनों एक दिशा में। जब दो चीजें एक ही दिशा में होती है तो उसके मध्य लगने वाला कोण कितना होता है? 0 होता है। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 10 इंटू 2 बराबर कितना निकल के आ गया? 20 जूल। 20 जूल। बात समझ में आ रही है? चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पर बल का परिमाण अगर नहीं बदल रहा है, बल का परिमाण दूरी के साथ, समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वैसा कोई भी, उस बल से आप कोई भी कार्य निकालोगे तो वो नियत बल द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं कैसे सर। मान लेता हूं कि मान लो कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है। कैसा है? इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब नतल है। और ये मान लो कोई भी कोण है, मान लेता हूं 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। ठीक है, और वस्तु नतल पे फिसल रही है। और इस नतल की लंबाई में बोल देता हूं 2 मीटर है। कितने मान लेता हूं इसको मैं? 2 मीटर मान लेता हूं 2 मीटर। ठीक है, और यहां वस्तु फिसल रही है। अब मान लो यहां वस्तु, ये मान लो कोई नत्तल है। कोई भी एंगल है, चलो 30 डिग्री मान लेता हूं। ठीक है, और यहाँ m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है। और ये m द्रव्यमान की वस्तु को मैं अगर ज्यादा अच्छे से बोलूं तो m द्रव्यमान की वस्तु यहां रखी हुई है। ठीक है,
और ये m द्रव्यमान की वस्तु नीचे की ओर आ रही है। अगर ध्यान से देखो तो इस m पे क्या होगा, पहले सबसे पहले देखो इस m पर क्या लगेगा, एक mg नीचे की तरफ लगेगा, यस सर लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, हाँ सर लगेगा। सबसे पहला काम ये, अगर ये थीटा है तो मैं कई बार बता चुका हूं ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। 30 के दो घटक बनेंगे, थीटा के साथ वाला घटक कितना बनेगा mg cos थीटा। ये सारी बातें हम न्यूटन के गति के नियम में कर चुके हैं। जिसको कोई दिक्कत है वहां जाके वीडियो देखो, सीख के आओ, वापस यहाँ आओ, वहां 1.52 की स्पीड में देखो और यहाँ आगे वापस क्वेश्चन को देखो। तो mg cos 30, इसका मतलब n को तो कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos 30 बैलेंस कर रहा है भाई। n ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, mg cos थीटा नीचे की ओर, ये एक दूसरे को तो संतुलित कर लेंगे, संतुलित कर देंगे। अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे कोई घर्षण बल नहीं लग रहा, अगर मैं कहता हूं कि इसके सतह और द्रव्यमान के मध्य कोई घर्षण बल नहीं है, इसका मतलब है कि इसका एक घटक यहाँ पे आएगा, वो mg sin थीटा आएगा। अब जरा बताओ इस वस्तु को नीचे ले जाएगा कौन, इस वस्तु को नीचे ले जाएगा कौन, इस वस्तु को mg sin थीटा ही ले जाएगा, mg sin थीटा ही ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। यानी कि बल का मान मिल चुका है mg sin थीटा। अब देखो हमने क्या किया है कि थीटा का मान भी फिक्स कर दिया, कितना है 30 डिग्री। वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तन हो नहीं सकता, अगर मान लो वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है तो 1 kg रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि यहां से तो 1 kg था, यहां आता था 2 kg हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 1 kg है और g का मान बदलता नहीं है। तो कुल मिला कि ये बल कैसा हो गया, अगर ध्यान से देखो तो ये बल एक नियत बल हो गया या नहीं हो गया, नियत बल हो गया या नहीं हो गया। क्यों हो गया, m का मान परिवर्तन नहीं हो सकता, g का मान नियत होता है और sin 30 का मान भी 1/2 होता है, फिक्स है। यानी कि सारा का सारा बल क्या है, नियत है सर। और जब नियत बल द्वारा किया गया कार्य, आपको पता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब विस्थापन कहाँ हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आएगा। तो ये नत्तल के सापेक्ष कहाँ आ रहा है, कितनी दूरी, मान लो नत्तल की दूरी L है, मान लेता हूं ये नत्तल की दूरी कितनी मान ली हमने, मान लो नत्तल की दूरी कितनी मान ली L। तो विस्थापन कितना होगा वस्तु का, वस्तु का विस्थापन कितना होगा, यहां से चल के यहां आया, कितना चला वस्तु, L चली, कितनी चली, L चली। तो mg sin 30 इंटू L। अब बताओ बल और विस्थापन एक ही दिशा में, बल और विस्थापन एक ही दिशा में, थीटा का मान कितना लिखा जाएगा, 0। तो मुझे थीटा 0 लिखने की जरूरत नहीं थी और मैंने सीधा निकाल दिया। तो ये जो किस टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने कल भी किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन किस में आते हैं, नियत बल द्वारा किए गए कार्य में आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूं तुम्हें, एग्जाम्पल और दिखाता हूं। देखो देखो ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में देखो एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, जब भी आपके सामने बल का मान दे रखा है 20 kg वेट, 20 kg वेट, 20 kg वेट का मतलब है अगर आपको बल निकालना है 20 kg वेट, अगर न्यूटन लिखा हुआ रहे, मान लो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, तो वो तो बात सही है कि इतना बल लग रहा है। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि F इज इक्वल टू 20 kg वेट, यानी कि इसको किससे गुणा करना पड़ेगा न्यूटन में बदलने के लिए, इसको न्यूटन में बदलने के लिए किसमें गुणा करना पड़ेगा, 20 को 9.8 या 10 से, जो भी अगर ग्रेविटी का मान जो भी लेते हो उससे गुणा करना पड़ेगा, और उससे गुणा करने पे जो बल निकलेगा वो बल गिना जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर 20 न्यूटन लिख देता तो बल का मान 20 न्यूटन लिखा जाता। अगर मैंने लिख दिया बल 20 kg वेट है, 20 kg वेट का मतलब अब जो बल निकलेगा उसको 9.8 से गुणा करोगे ना, ये द्रव्यमान को अगर 9.8 से या 10 से गुणा करोगे तब बल का मान निकलेगा। इसका मतलब ये बल नहीं है, इसको 9.8 से गुणा करने पर ही बल निकलेगा, 9.8 से या 10 से गुणा करने पर ही बल निकलेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। भाई जी का मान 10 है, यानी जब भी 20 kg वेट, 30 kg वेट दे रखा हो, आपको बल निकालना, उसको 9.8 या 10 से गुणा कर दीजिए, यानी कि ग्रेविटी के मान से गुणा कीजिए, तभी बल का मान निकलेगा। आप सीधा 20 लगा के क्वेश्चन करोगे गलत हो जाओगे, सीधा बल की जगह 20 kg लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये मेरी बात ध्यान में रखना। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है। तो यहां से अगर मैं 20 को 9.8 की जगह अगर ग्रेविटी का मान 10 मान लेता हूं, 10 मान लेता हूं, तो 20 ढाई 200 न्यूटन बल लग रहा है। अब बताओ ये बल का परिमाण कैसा है,
बल का परिमाण कैसा है सर, नियत है सर, नियत है, नियत बल है और नियत बल के दो घटक बनेंगे, 200 cos 60 डिग्री और 200 sin 60 डिग्री, 200 sin 60 डिग्री। अब आपको पता है वस्तु कहां जा रही है, वस्तु तो क्षैतिज चल रही है, वस्तु कहां चल रही है, वस्तु कहां चल रही है, क्षैतिज दिशा में चल रही है। और तो अगर वस्तु क्षैतिज दिशा में चल रही है तो बल का प्रभाव कौन सी दिशा में लिया जाएगा, क्षैतिज दिशा में लिया जाएगा। क्षैतिज दिशा में कितना बल लग रहा है, 200 cos 60, बल कितना लग रहा है 200 cos 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है, यानी कि 100 न्यूटन का आपने बल लगा लिया, 100 न्यूटन का बल लगा लिया या नहीं लगा लिया, बिल्कुल लगा लिया। क्या ये 100 न्यूटन नियत है, हाँ सर नियत है। तो ये कौन सा कार्य है, नियत बल द्वारा किया गया कार्य। कौन सा कार्य है, नियत बल द्वारा किया गया कार्य। अब बताओ बल भी इधर लग रहा और विस्थापन भी इधर लग रहा, तो बल का कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F S cos थीटा। अब जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो थीटा का मान कितना लिखा जाएगा, जरा एक बार बोलो तो। यस बिल्कुल सही बोला आपने, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। बल आपने कितना लगाया सर, 20 लगाया। विस्थापन कितना हुआ सर, 20 हुआ। कॉस थीटा कितना लिखोगे, कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी कि कुल कार्य कितना निकल गया, 400 जूल निकल के आ गया। कितना आ गया, 400 जूल। ये जो भी बातें बता रहा हूं ये नियत बल द्वारा किए गए कार्य हैं। आपको ये बात एकदम क्वेश्चन से समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन से बिल्कुल आपको अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देखो कि एक व्यक्ति 10 न्यूटन का बल लगाकर बाल्टी लेके खड़ा है। आप सोचिए कि आपके हाथ में एक बाल्टी और आप 10 न्यूटन का बल लगा के बाल्टी को लेके खड़े हो, ठीक है, आपने 10 न्यूटन का लेकर आप मान लो खड़े हो। चलो इसका मैं सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। मान लो एक बाल्टी है, एक आदमी बाल्टी लेके खड़ा है, ये आदमी है, इसके हाथ में ये आदमी बाल्टी लेके खड़ा है और बाद में कितना न्यूटन बल लगाएगा, बाल्टी के लिए 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब आदमी का बल कहां लग रहा होगा, सीधी सी बात है, बाल्टी लेके खड़े हो तो बल कहां लगा रहे होंगे आप, 10 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लगा रहे होंगे। अब इसमें गुरुत्वाकर्षण के बल को नहीं लेना, क्योंकि आपका जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण के बल को संतुलित कर चुका है। सुनना मेरी बात, जब आप 10 न्यूटन बल लगा रहे हो इसका मतलब वो गुरुत्वाकर्षण के बाद का बल है। गुरुत्वाकर्षण मान लो कितना भी बल लगा रहा है, मान लो गुरुत्वाकर्षण 10 लगा रहा है, इसका मतलब आपने कुल बल कितना लगाया था, 20 न्यूटन लगाया था। तो 10 तो गुरुत्वाकर्षण को बराबर करने में चला गया, बाकी 10 न्यूटन आप लगा रहे हो। तो कुल मिला के आप बरसों भर 10 न्यूटन का बल लगा के खड़े हो। आप कितना बल लगा रहे हो, आप इतना सोचो कि आप कितना बल लगा रहे हो, 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो, ठीक है। पहले क्षैतिज दिशा में फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब जरा देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखेंगे। एक आदमी क्या कर रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब 10 न्यूटन का बल क्यों लगा रहा होगा, जरा ध्यान देना कि इसको mg नीचे खींच रहा होगा तो इसको भी ऊपर कितना बल लगाना पड़ेगा पकड़ के रखने के लिए, 10 न्यूटन का बल लगा के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा। और ये 10 न्यूटन का बल लगा के पहले क्षैतिज में और फिर ऊर्ध्वाधर में, पहले ये क्षैतिज में चलता है, किधर चलता है, क्षैतिज में। अब देखो बल कहां लगा रहा है, ध्यान से देखना, बल कहां लगा रहा है, ध्यान से देखना, बल लगा रहा है ऊपर की तरफ। विस्थापन कहां हो रहा है इसका, विस्थापन कौन सी दिशा में हो रहा है, x दिशा में, और बल कौन सी दिशा में लग रहा है, y दिशा में। बल का परिमाण नियत है या नहीं है, बल का परिमाण नियत है या नहीं है, सर बिल्कुल नियत है। तो थीटा का मान क्या लिखा जाएगा, थीटा का मान क्या लिखा जाएगा, 90 डिग्री। तो W बराबर F/S cos 90, और आपको पता है cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है सर, 0 होता है। तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आ गई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर रहा है, ये बाल्टी को लेकर कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। बल कहां लग रहा है, ऊपर, बल कहां लग रहा है, ऊपर। और विस्थापन भी कहां हो रहा है, ध्यान से देखो तो दूसरी स्थिति में विस्थापन भी कहां हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो विस्थापन भी ऊपर, बल भी ऊपर, तो दोनों के बीच का कोण कितना लिखा जाएगा, cos 0 लिखा जाएगा। 10 × 10 100 जूल। अगर मैं पूछूं कुल कार्य कितना हुआ, कुल कार्य होता है W1 + W2। W1 कितना हो गया, 0,
प्लस 100 बराबर 100 जूल। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कुल मिला के ये देखो आपकी ये क्या नियत बल है क्या? हाँ, आदमी बाल्टी कितने न्यूटन से लगा रहा है बल? बाल्टी पर 10 न्यूटन से। पहले आदमी क्षैतिज में चला, बल कहाँ लग रहा है? ऊपर। विस्थापन कहाँ हो रहा है? क्षैतिज दिशा में। थीटा कितना है? 90 डिग्री। और अगली स्थिति में देखो वस्तु कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। बल भी कहां लग रहा था? ऊपर की तरफ। थीटा कितना हो जाएगा? 0। कॉस 0 क्या लिखा जाएगा? 1। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है, ऐसे जो भी क्वेश्चन की बात करता हूं वो किसके अंदर आते हैं? नियत बल। देखो सारे बल नियत है, इनके परिमाण नहीं बदलते हैं, वैसे बल को हम नियत बल कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। और देखो बल का मान दे रखा है IJ, विस्थापन दे रखा है 609। इस बार भी बल नियत है, ध्यान से देखो तो बस दिशाएं हैं। इस बार बल 3 दिशाओं में लग रहा है, एक I दिशा में लग रहा है, एक J दिशा में लग रहा है और एक K दिशा में लग रहा है। क्योंकि हमें पता है कि बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मतलब I दिशा में भी बल लग रहा है। यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लो। Y दिशा में कितना बल लगा रहे हो? 5 न्यूटन का। और Z दिशा में कितना बल लगा रहे हो? 7 न्यूटन का। लेकिन ये परिमाण में क्या है? अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 1 लग रहा है, यहाँ 5 लग रहा है और यहाँ 7 लग रहा है। परिमाण में नियत है। इसका मतलब यहाँ पे जो कार्य निकलने वाला है वो नियत बल द्वारा किया गया कार्य निकलने वाला है। किसके द्वारा? नियत बल द्वारा कार्य निकलने वाला है। कल बता चुका हूं तरीका क्या होता है। अगर बल इस तरीके से दिया हुआ रहे, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ रहे, याद करो कल ही बताया था Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fzk कैप, ऐसा है। और ये दे रखा है विस्थापन, और वो भी दे रखा है Sxi कैप प्लस Syj कैप प्लस Szk कैप। लेकिन देखो दोनों ही क्या है? नियत है। दोनों ही क्या है? नियत है। तो यहां पे जो कार्य गिना जाएगा नियत बल द्वारा किया गया कार्य गिना जाएगा। और अगर मैं देखूं तो कार्य की परिभाषा से वेक्टर फॉर्म में जब भी लिखा हुआ रहे, सदिश रूप में जब भी लिखा हुआ रहे, ये फॉर्मूला लगाइए। तो यहां पे लिखोगे Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fzk कैप और डॉट Sxi कैप प्लस Syj कैप प्लस Szk कैप लिख दिया आपने। आपने बोला हाँ सर लिख दिया। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल क्या कहता है? I को I से, J को J से, K को K से। तो क्या निकल के आएगा? Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। तो यहां पे अगर ध्यान दो, तुलना करो I से I, तो ये लिख दिया हमने I कैप 1I कैप प्लस 5J कैप प्लस 7K कैप डॉट 6I कैप प्लस 0J कैप प्लस 9K कैप। मल्टीप्लाई करो I को I से, 6 प्लस 0 प्लस 9 7 63, 63 और 6 69 जूल आंसर आ गया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही? बोलो मेरी बात समझ में आ रही? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो आपने बिल्कुल आसान बना दिया। बिल्कुल आसान है ही, बिल्कुल आसान है। अगर तुम वीडियो को सीक्वेंस में देखोगे हर चीज समझ में आएगी। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा आ गया। सर कैसे? एक वस्तु पे बल लगाया, बल फिर कैसा है? नियत बल है। देखो 2 3 और बस दिशाएं अलग अलग है। लेकिन ये बिंदु ए से बी पर, मान लो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। बिंदु ए क्या है? 1, 2, -3। इसको बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति और इसको बोलते हैं अंतिम स्थिति। इसको क्या बोलते हैं? अंतिम स्थिति। ठीक है। आपके पास बल का मान मालूम है, बल का मान मालूम है। इसको बोला प्रारंभिक स्थिति, तो इसको बोला आर इनिशियल। इसको लिखेंगे 1I कैप प्लस 2J कैप माइनस का 3K कैप। और ये रही तुम्हारी अंतिम स्थिति R2 वेक्टर या R फाइनल वेक्टर 2I कैप प्लस 0J कैप प्लस 5K कैप। ये प्रारंभिक स्थिति थी, ये वाली प्रारंभिक स्थिति और ये वाली अंतिम स्थिति। तो आपको पता है कि स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विस्थापन। स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो सबसे पहले विस्थापन निकालिए, क्योंकि हमें कार्य निकालने के लिए विस्थापन की जरूरत है। और हम लिखते हैं स्थिति में परिवर्तन। क्या लिखते हैं? स्थिति में परिवर्तन R2 माइनस
इसको R1 बोल दो, R2 माइनस R1 बोल दो। R2 कितना है 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप अब देखो कैसे करना है, 2 में से 1 गया, 2 में से i घटाओ, j में से j घटाओ, तो ये लो सर j में j घटाया, k में k घटाओ, ये सर k में k घटा दिया, तो क्या बना i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारा निकल के आ गया विस्थापन। अब आपको कार्य निकालना है, कार्य निकालने का एकदम आसान तरीका बता चुका हूं, F डॉट एस। F का मान कितना है 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और विस्थापन कितना निकल के आ गया देखो, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। गुणा कर दो i को i से, 2 इंटू 1 2 माइनस प्लस 6 प्लस 2, तो ये आ गया 10 जूल। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ नहीं करना, अगर आपको बिंदु दे रखे हो और विस्थापन निकालिए, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, वहां से आपको विस्थापन निकलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर विस्थापन दे रखा था, इस स्थिति के अंदर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दे रखी है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दे रखी है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है। तो हम जानते हैं कि जब वस्तु में स्थिति में परिवर्तन होता है तो विस्थापन आता है। तो विस्थापन निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्थिति में परिवर्तन, और ये स्थिति में परिवर्तन से हमने विस्थापन निकाल लिया। ये हमारा लगने वाला बल था जो क्वेश्चन में दे रखा था। और सदिश के जब भी क्वेश्चन आए इस तरीके से करिएगा, आपका आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं है? बिल्कुल समझ में आ रही है। ये होते हैं नियत बल द्वारा किए गए कार्य। अब बात करते हैं सर परिवर्तनशील बल द्वारा किए गए कार्य। सर ये कैसे करना है, परिवर्तनशील बल द्वारा किए गए कार्य। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करना होता है। परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो अगर मैं लिखता हूं बल F बराबर मैं लिख दूं ऐसा 0.5x, और विस्थापन लिख देता हूं मान लो x बराबर 0 मीटर से x बराबर 2 मीटर तक निकालना है। अब जरा ध्यान देना, क्या ये बल नियत है क्या? सबसे पहले चेक करो। आप बोलोगे सर ये बल नियत नहीं है। मैंने कहा क्यों? आपने बोला सर अगर x का मान बदलोगे, अगर आप x का मान बदलोगे तो f का मान बदलेगा। जैसे x बराबर 0 रखो ये 0 हो जाएगा, x बराबर 1 रखो ये 0.5 हो जाएगा, x बराबर 1.5 रखो ये 2.25 बन जाएगा, x 0.25 बन जाएगा, x बराबर 2 रखो ये 1 बन जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि 0 से 2 के बीच की बात कर रहा हूं, और अगर मैं x का मान परिवर्तन करूंगा तो बल का मान भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जब भी परिवर्तन की बात आती है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला कभी मत लगाना। जब भी परिवर्तन की बात आती है ये फॉर्मूला कभी मत लगाना, गलत हो जाओगी। तो सर जब परिवर्तनशील बल हो तो कैसे लगाना है? जब भी परिवर्तनशील बल की बात हो, कोई भी चीज परिवर्तन हो रही हो, तो हमेशा समाकलन की सहायता करेंगे। समाकलन की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं? जैसे मान लेता हूं कि मान लो कि आप किसी हिल पे चढ़ रहे हो, अब ये हिल है। अब आपको सिंपल सी बात है, जब आप बिंदु ए से बिंदु बी पे जाना चाहोगे तो क्या हर जगह पे लगने वाला बल समान होगा? नहीं सर, जैसे जैसे ढलान बढ़ेगी लगने वाला बल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। भाई जैसे जैसे ढलान बढ़ेगी वैसे वैसे लगने वाला बल क्या होता जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूं जैसे जैसे ढलान बढ़ेगी लगने वाले बल का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि बल का मान क्या हो रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है। तो जहां पर भी परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निकालना हो
वहां पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, समाकलन की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे निकालते हैं ध्यान देना। सबसे पहले आप ये काम करो कि आपको ए से बी तक जाना है। कहां से कहां तक जाना है, ए से बी तक जाना है, ठीक है, आपको ए से बी तक जाना है। तो कुछ मत करो, आप ए से बी के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा मान लो, कोई अल्पांश मान लो, कोई भी अल्पांश, ये अल्पांश मान लिया, कोई भी अल्पांश। इस छोटे से अल्पांश के लिए आप ये मान लो कि इस छोटे से क्षेत्र के लिए बल का मान नियत है। भाई बल का मान पूरे में परिवर्तनशील हो रहा है, लेकिन इस छोटे से टुकड़े के लिए बल का मान को क्या मान ले, नियत मान ले। और इस स्थिति में अगर विस्थापन छोटा सा है, इस स्थिति में अगर विस्थापन छोटा सा है, तो इस छोटे से विस्थापन को नाम दे दिया dx। मैंने क्या बोला कि जब ए से बी में जाओगे तो बल क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। तब कैसे निकालेंगे कार्य, समझना। तो मैंने कहा कार्य को समाकलन की सहायता से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा अंतराल मान लो, इस छोटे से अंतराल में जो बल लग रहा है, उस बल के मान को क्या मान लो, एक बार नियत मान लो, नियत मान लिया। उस स्थिति में विस्थापन कितना मान लिया, छोटा सा। अगर विस्थापन छोटा है और बल लग रहा है F, तो किया गया कार्य भी कैसा होगा, छोटा सा होगा या नहीं होगा। इस छोटे से अंतराल में किया गया कार्य कितना लिखा जाएगा, छोटा सा लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। अब जरा ध्यान दो, क्या ऐसी बहुत सारी जगह होगी या नहीं होगी, जरा ध्यान देना, ऐसी बहुत सारी जगह होगी या नहीं। यहां पर भी अब क्या करो, एक छोटा सा टुकड़ा मान लो, छोटा सा टुकड़ा मान लो, और उसके अंदर भी बल का मान क्या मान लो, नियत मान लो। पर ये बात ध्यान रहे, ये बल और ये बल अलग है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे बल का मान बदल रहा है, लेकिन इस छोटे से अंतराल के लिए तो बल नियत रहेगा। अब मान लो यहां 5 न्यूटन लग रहा है तो यहां 5 न्यूटन लगेगा, यहां 6 लग रहा है तो 6 लगेगा, लेकिन इस छोटे से अंतराल के लिए बल नियत है। फिर ऊपर जाओगे 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसके अंदर विस्थापन मान लो dx2 मान लिया आपने, यहां dx1 मान लो, यहां पे आपने अगला कार्य निकाला, वो आपने निकाल लिया dx2 मान लिया। अब आपको पूरे के लिए निकालना है, पूरे के लिए निकालना। अब मान लो ऐसे विस्थापन dx1 dx2 dx3 dx4 dx5, तो ऐसे छोटे 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 बहुत सारे कार्य बनेंगे। इन सारे कार्य को जोड़ोगे, इन सारे कार्य को जोड़ोगे तो ए से बी तक पहुंचने वाला कार्य निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ए से बी तक के सारे कार्यों को जोड़ोगे तो ए से बी तक निकलने वाला कार्य निकल जाएगा, निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं, कोई कार्य निकालने का तरीका होता है dw1 प्लस dw2 प्लस dw3, जितने कार्य हैं जोड़ेंगे, हर टुकड़े का कार्य जोड़ेंगे, पूरा कार्य निकल जाएगा। लेकिन ऐसे जोड़ना असंभव है, क्योंकि ऐसे बहुत अनंत टुकड़े बनेंगे। ये तो मैंने बड़ा टुकड़ा ले लिया, ऐसे बहुत छोटे 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 टुकड़े बनेंगे। तो इस स्थिति में जब भी कार्य निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसके लिए क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। क्या कर दिया हमने, समाकलन कर दिया। कहां से कहां तक, आपको कहां से कहां जाना है, सर मुझे तो ए से बी जाना है, तो जहां से जहां जाना है वहां से वहां तक का क्या कर दो, समाकलन कर दो। क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो W बराबर ए से बी F डॉट dx, ये तुम्हारा कार्य निकल के आ गया। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। आपको करना क्या है, परिवर्तनशील बल जब भी हो हमेशा ध्यान रखिएगा समाकलन मेथड का उपयोग करना है। फॉर्मूला लगाना है W बराबर F डॉट dx, आप इसको याद रख लो। अगर x दिशा में विस्थापन हो रहा है तो, अगर विस्थापन अलग अलग दिशाओं में हो रहा है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए A डॉट B F डॉट dr, dr तीनों दिशाओं के लिए मैंने लिख दिया है, x दिशा, y दिशा और z दिशा तीनों के लिए लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर ध्यान से देखो तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं x का मान बदलूंगा, x का मान बदलूंगा तो क्या होगा सर, x का मान बदलूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा। x का मान बदलूंगा तो बल का मान बदलेगा, बिल्कुल सर बदलेगा। x का मान 0 रख, बल का मान 10 आएगा। x का मान 1 रखो, बल का मान 10.5 आ जाएगा। x का मान 2 रखो, बल का मान बदलेगा। यानी कि यहाँ पे जो कार्य निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा, परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निकलेगा। और अभी सिखा चुका हूं, जब भी परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निकालना हो तो क्या करना होता है, क्या करना होता है, जल्दी बोलो क्या करना होता है।
क्या करना होता है, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो तरीका सिखाया, W बराबर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, एक्स की बात हो रही, एफ डॉट डी एक्स लगा दिया सर। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, क्या कहा हमने लिखा 10 प्लस 0.5 एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक, x बराबर 0 से x बराबर 1 मीटर तक, x बराबर 0 से x बराबर 1 मीटर तक करना है। 10 का dx के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, याद रखना पड़ेगा। d1 dx का अवकलन क्या होता है, 1x होता है। इसी तरीके से 10 का dx के सापेक्ष समाकलन कितना होता है, 10 का dx के सापेक्ष समाकलन कितना होगा, 10 का dx के सापेक्ष समाकलन होगा 10x प्लस 0.5। x का dx के सापेक्ष समाकलन कितना होता है, यहां लगाते हैं x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां घात कितनी है 1, तो x की पावर 2/2 लगा दिया, और यहां पर हमने लिमिट रखी x बराबर 0 से x बराबर 1। पहले कौन सी लिमिट रखी जाती है, पहले ऊपरी सीमा रखी जाती है, बाद में निम्न सीमा रखी जाती है। तो पहले x बराबर 1 रख दो, यहां पर x बराबर 1 रख दो पूरे के अंदर x बराबर क्या रख दो, 1 रख दो, माइनस x बराबर कितना रख दो, 0 रख दो। तो यहां 0 रख दिया, कहां रख गया, यहां 0, और यहां पर भी क्या हो गया 0। तो 10 प्लस 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, 5/20 हो गया, 5/20 हो गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, 20 धाएं 200 प्लस 5/20, 205/20 कितना आया, आंसर चेक करो, 205/20 कितना आया, 10 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 पंचा 100 जूल आंसर। एकदम आसान है, कुछ नहीं किया, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। एकदम आसान है, अवकलन समाकलन आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की ऐप में आपको नोट्स भेजे जाएंगे, और आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो में सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर लीजिए, वहां सदिश अदिश मैथमेटिकल टूल समाकलन अवकलन सब कुछ समझाया गया है। इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, आइए इस क्वेश्चन को भी मैं कर सकता हूं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एज ए प्रैक्टिस छोड़ूंगा, एज ए प्रैक्टिस, आई एम लिविंग एज ए प्रैक्टिस फॉर यू। आप चेक करिएगा खुद, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। यहां से फिर देखिए x का मान क्या हो रहा है, सर x का मान परिवर्तन हो रहा है, x 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, a और b नियत है। चलो a और b नियत कह देता हूं मैं तुम्हें, a और b क्या है, नियत है। चलो इस क्वेश्चन में दे दिया, x का मान परिवर्तनशील हो रहा है, यानी कि बल बदल रहा है। बल अगर परिवर्तनशील है तो किया गया कार्य भी कैसा होगा, सर परिवर्तनशील होगा। तो क्या तरीका लगाना है, सर आपने ही तो सिखाया था अभी, एफ डॉट डी एक्स लगा लो, कुछ नहीं करना, एफ ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कहां से कहां तक, x बराबर 0 से x बराबर d तक। सही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। a का dx के सापेक्ष ax, b का x का dx के सापेक्ष x स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। 0 से कहां तक, d तक। पहले लगा ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा लगाती x की जगह क्या आएगा d, x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा bd स्क्वायर बटा 2, माइनस x के जगह 0 रखोगे तो ये 0, x के जगह 0 रखोगे तो ये 0, तो कुल मिला के उत्तर कितना आ गया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना, पहले चेक कर लो बल नियत है या परिवर्तनशील है। अगर बल परिवर्तनशील है तो ये वाला फॉर्मूला, और बल नियत है तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवा चुका हूं। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। फिर मैं वेरीफाई करूंगा कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। जिसके आंसर करेक्ट होंगे हम बता देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देंगे, आप चेक कर लीजिएगा अपने आंसर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है एरिया। एरिया देखो, कई बार आपको क्वेश्चन में कार्य बल
वह विस्थापन के मध्य ग्राफ बना देगा, बल और विस्थापन के मध्य क्या कर देगा, ग्राफ बना देगा। और वो पूछेगा आपसे कि बताओ यहां इसको देख के कार्य निकालो। क्या निकालो, कार्य निकालो। आपको कुछ नहीं रखना है याद, आपको केवल ये याद रखना है कि बल व विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल, बल व विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल कार्य को दर्शाता है। बल व विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल किसको दर्शाता है, कार्य को दर्शाता है, कार्य को दर्शाता है। क्या दिखाता है, कार्य को दर्शाता है। अगर वक्र x अक्ष के ऊपर है, अगर वक्र x अक्ष के ऊपर है तो किया गया कार्य धनात्मक लेना है। अगर वक्र x अक्ष के ऊपर है तो किया गया कार्य धनात्मक लेना है। और अगर वक्र x अक्ष के नीचे है तो किया गया कार्य ऋणात्मक लेना है, और कुछ नहीं करना। चलो जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखो, बल और विस्थापन के मध्य क्या दे दिया है, बल और विस्थापन के मध्य क्या दे दिया है, एक ग्राफ दे दिया है और बोला कार्य निकालो। कुछ नहीं करना, कहां से कहां तक, x बराबर 0 से x बराबर 10 के मध्य कार्य निकालो। x बराबर 0 से x बराबर 10 मीटर तक कार्य निकालो। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, मैंने क्या कहा, अब यहां पे आपको कुछ नहीं करना, कार्य बल और विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बल व विस्थापन वक्र का क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये देखिए बल है और ये देखिए आपका विस्थापन है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान से देखो तो एक तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आयत बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालो, आयत का क्षेत्रफल निकालो, आयत का क्षेत्रफल, कार्य निकालना है, कार्य निकालना है। आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। देखो आयत का क्षेत्रफल, देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10 इंटू चौड़ाई कितनी है, आयत यहां तक ही है, देखो ध्यान से, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है 10 में से 5 गया 5, इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है 10 है सर, तो 50 प्लस 25, 50 प्लस 25 कितना आया 75 जूल, कितना आया 75 जूल। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। तो कुछ नहीं करना आपको, बल और विस्थापन वक्र दे रखा है, उसका क्षेत्रफल निकाल दो, क्षेत्रफल निकालने का तरीका आता है। अब यहां देखो कार्य देखो, बल विस्थापन वक्र दे रखा है, कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कार्य। कुछ नहीं करना, मैंने क्या सिखाया, 0 से 4 के लिए, 0 से 4 के लिए, ठीक है। अब वक्र कहां से चालू हुआ है, 1 से चालू हुआ है, 2 पे, 3 पे और 4 पे खत्म हुआ है। तो देखो पहले देखो 0 से 1 में तो कोई वक्र है ही नहीं, 0 है। 0 से 1 में तो बल 0 है, देखो तो 0 से 1 में तो बल कितना है 0 है, तो यहां पे तो कोई कार्य निकलेगा नहीं। लेकिन 1 से 2 के लिए देखो, 1 से 2 के लिए देखो, तो 1 से 2 के लिए देखो, W1, इसमें कार्य W1 मान लो, इसमें कार्य W2 मान लो, इसमें कार्य W3 मान लो। W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 यहां देखो लंबाई इंटू चौड़ाई 10 गुणा 2, ठीक है। मैंने क्या सिखाया, अगर विस्थापन वक्र के ऊपर है तो कार्य धनात्मक, विस्थापन वक्र नीचे है तो कार्य ऋणात्मक। अब यहां पे जो कार्य लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा, ऋणात्मक। तो माइनस का 10 इंटू 1, माइनस का 10 इंटू 1, और यहां पर भी कितना आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1, प्लस 3 में से 4 में से 3 गया 1, विस्थापन 1 है, इंटू 10 है। तो कुल मिला के देखो 10 माइनस 10 प्लस 10, 1 10 से 1 10 गया, उत्तर कितना आया 10 जूल। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो कुल मिला के ये याद रखना है, बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल कार्य को दर्शाता है। अगर x अक्ष के ऊपर है तो कार्य धनात्मक है, x अक्ष के नीचे है तो कार्य ऋणात्मक है। चलिए मैं आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। जो प्रॉब्लम्स दी है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पोस्ट कीजिएगा, मैं चेक करूंगा, कमेंट में आंसर डाल दूंगा। और आप देखिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।